हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित तिवारी। कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, और इसमें हमारा टॉपिक मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, यानी कि हमें इसमें पढ़ना है कि जो भी फिल्ट्रेट छन के आता है इस फिल्ट्रेट को कैसे कंसंट्रेट करते हैं। यस, जो मैमल्स होते हैं, मैमल्स हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए कंसंट्रेटेड यूरिन। मैमल्स के पास क्षमता होती है वो यूरिन को कंसंट्रेट करके प्रोड्यूस करते हैं। इसमें दो लोग बहुत अहम रोल प्ले करते हैं। वन इज़ द हेनलेज लूप एंड सेकेंड इज़ द वासा रेक्टा। तो यस, हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन दिस। ये दो लोग बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। तो हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा। The flow of filtrate in the two limbs of Henle's loop is in opposite direction and thus forms a counter current. ध्यान से इस बात को समझिएगा। यहाँ पे जो काउंटर करंट है नेफ्रॉन में, इन नेफ्रॉन जो काउंटर करंट आपको मिलने वाली है वो कितनी होगी? 3 काउंटर करंट आर देयर। काउंटर करंट ये क्या होता है, अभी आप इस बात को समझेंगे। 3 काउंटर करंट। वन इज फर्स्ट जो काउंटर करंट है वो होती है बिटवीन लिम्स ऑफ लूप ऑफ हेनले। बिटवीन लिम्स ऑफ हेनलेज लूप कह लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, हेनलेज लूप। सेकेंड जो आपका होगा बिटवीन लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, and third proximity between limbs of Henle's loop and vasa recta। आगे NCERT की लाइन ही है ये, proximity between limbs of loop of Henle and vasa recta। ये 3 काउंटरेंट। अभी समझाता हूं कैसे। फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन द टू लिम्स ऑफ हेनलेज लूप इज इन अपोजिट डायरेक्शन एंड दस फॉर्म्स ए काउंटर करंट। जैसे अगर आप देखें तो ये मान लीजिए आपकी वासा रेक्टा है, ये आपका वासा रेक्टा है, तो यहां भी तो काउंटर करंट होगा। कैसे? अगर इधर आपका ब्लड आ रहा है और इधर जा रहा है तो हुआ ना काउंटर करंट, अपोजिट डायरेक्शन। बोला ना अपोजिट डायरेक्शन, तो एक काउंटर करंट तो इसके बीच में होंगे। ये आपका डिसेंडिंग लिम्ब हो गया और ये आपका असेंडिंग लिम्ब हो गया। एक काउंटर करंट इसके बीच में हुआ, ये हो गया बिटवीन लिम्स ऑफ वासा रेक्टा, ये वाला। अगर मैं सेम दिखा दूं लूप ऑफ हेनले में तो उसमें भी काउंटर करंट होता है और इन दोनों के बीच में भी होता है। अभी एक चल के क्लियर करता हूं फिलहाल। द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासा रेक्टा इज काउंटर करंट पैटर्न। तो आपको मैं यहां डायग्राम बना के दिखाऊंगा। एक तो ये हो गया, एक डायग्राम आप ये मान लीजिए। सेकेंड इज एक आपको ये मानना पड़ेगा, ये वाला। इसे आप मान लीजिए वासा रेक्टा। एक काउंटर करंट आपको दिखेगा यहाँ पे। कैसे? ये मान लीजिए इधर से ब्लड आ रहा है और इधर को जा रहा है, तो ये हो गया डिसेंडिंग लिम्ब और ये हो गया असेंडिंग लिम्ब। अगर आप इसमें देखें तो इधर से आ रहा है फिल्ट्रेट, दिस इज डिसेंडिंग लिम्ब, और इधर ऊपर जा रहा है, दिस इज असेंडिंग लिम्ब। क्लियर? ये किसका है? हेनलेज लूप, हेनलेज लूप। ठीक है, तो आपको नहीं दिख रहा है कि एक काउंटर करंट इसमें है, काउंटर करंट एक यहां मिल जाएगी और एक काउंटर करंट यहां मिल जाएगी। एक काउंटर करंट और भी है, वो भी जरा देखिए। जैसे ये मान लीजिए आपकी वासा रेक्टा है, और ये मान लीजिए आपका लूप ऑफ हेनले है। यस, इनके बीच में भी ये थर्ड वाला जो लिखा था प्रॉक्सिमिटी, ये आपका फर्स्ट वाला लिखा है, जो भी होगा फर्स्ट सेकंड आप देख लेना, और ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया। इन दोनों के बीच में भी होगा भाई। अगर आप देखिए ना, इधर से यहाँ पे जा रहा है, इधर आ रहा है, इधर जा रहा है, इधर ऊपर आ रहा है,
तो ये आपस में भी तो काउंटर काउंटर कर रहे हैं। कैसे? देखिए, द प्रॉक्सिमिटी बिटवीन द लूप ऑफ हेनले एंड वासारेक्टा as well as the counter current in them help in the maintaining and increasing osmolarity towards inner medullary interstitium। मैं यहीं रुकूंगा, अपने पॉइंट पे फिर से चलूंगा, ध्यान से इस पूरे पॉइंट को मिटाने जा रहा हूं। हमने कहा कि यहाँ पे लूप ऑफ हेनले और वासारेक्टा, यही दोनों लोग मेनली अच्छे से काउंटर करंट, ओवरऑल एक वर्ड आपको याद रखना है, लोग बहुत पढ़ते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, होता कुछ नहीं है इसमें, इसको काउंटर करंट मल्टीप्लायर भी कहते हैं। बस एक में से चीज़ें ऑब्जॉर्व करके दूसरे में भेज दी जाती है, वही आप उसको काउंटर करंट समझना है। तो एक काउंटर करंट आपको मिलेगा लूप ऑफ हेनले में, एक काउंटर करंट आपको मिलेगा वासारेक्टा में, और तीसरा काउंटर करंट दोनों को मिला के होगा। ठीक है, तो यस, द फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द टू लिम्स ऑफ वासारेक्टा, through flow of blood through the two limbs of vasarecta is counter current pattern, and proximity between the Henle's loop and vasarecta as well as the counter current in them, उनमें भी काउंटर करंट, उनके दोनों का और उनमें आपस में भी मेंटेन करता है। और क्या बढ़ाता है, ध्यान रखना, ऑस्मोलिटी को बढ़ाता है। कब? जब वो कॉर्टेक्स से अंदर की तरफ जाएंगे, मतलब ऊपर से जब नीचे की तरफ आएंगे। और कितना? 300 ऑस्मोल से इन द कॉर्टेक्स, अबाउट 1200 ऑस्मोल इन द इनर मेडुला। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्या मतलब हुआ कि जब कॉर्टेक्स में रहेंगे तो 300 ऑस्मोल के आसपास कॉर्टेक्स में, और जब जाएंगे इनर मेडुला में तो कितना हो जाएगा? 1200 ऑस्मोल के आसपास। दोनों बातों को याद रखना है। आइए डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, ये आपका है वासारेक्टा, ये आपका है नेफ्रॉन। इसमें आप लूप ऑफ हेनले को समझ सकते हैं। ध्यान से मेरी बात को समझना डॉक्टर साहब। जब यहाँ पे हैं यानी कि कॉर्टेक्स में हैं तो 300 ऑस्मोल, कितना? 300। और जब यहाँ पे हैं यानी कि मेडुला में हैं तो 1200। हुआ ना गजब का कंसंट्रेशन? नॉट ओनली हेयर, आल्सो देयर इन द वासारेक्टा एज वेल। तो इन तीनों पॉइंट को जब आप समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान से इस बात को समझना है, तभी जाके चीज़ें क्लियर होंगी। ये देखिए, जीएफआर जो हमारा फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये हमारा क्या है? दिस इज व्हाट? डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। कौन सा है ये? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। आइए बच्चों, देखिए, तो एक पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। इधर वाला क्या है? ये डिसेंडिंग लिम्ब है लूप ऑफ हेनले का। ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब है और ये वाला असेंडिंग लिम्ब है। ठीक है ना? दोनों बातों को एक एक करके आप समझते रहिएगा। ठीक है ना? चलिए, इसी क्रम में थोड़ी सी बात आपको मैं और बता दूं, वो भी आप समझ लीजिए। चलिए, तो एक तो हो गया असेंडिंग लिम्ब, ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब, ये वाला डिसेंडिंग लिम्ब और ये वाला असेंडिंग लिम्ब। अब इस ये फिल्ट्रेट आपका मूव ऑन हो रहा है नीचे की तरफ। ठीक है ना? अब ध्यान से देखिए, यहां से H2O बाहर निकाल लिया जा रहा है। जब आप H2O निकाल लेंगे, ध्यान से समझना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, H2O यहाँ से निकालेंगे तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक है ना? और जब आप यहाँ से NaCl निकाल लेंगे तो भी कंसंट्रेशन बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा, घटेगा उस समय, है ना? अब इसको पूरा एक बार समझना है थ्योरी में चल के। देखिए, मैं आपको पूरी बात दिखाता हूँ। द ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाई NaCl एंड यूरिया। यहाँ पे सारा जो चेंज है वो किसका आएगा? NaCl और यूरिया का। अब मैं ये मिटाने जा रहा हूं भैया, NaCl एंड यूरिया। होगा क्या? NaCl इज, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, NaCl इज, मार्क करें, ट्रांसपोर्टेड बाय, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय, NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय
बाय लिम्ब ऑफ ascending limb of loop of Henle, किसके द्वारा? ascending limb of loop of Henle, किसके द्वारा? ascending limb and exchange with, that is very important, exchange with, ये ऐसा टॉपिक है जो पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता, इस बात का ध्यान रखिएगा, इसलिए पूरा कान खोल के रखिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आने वाला। exchange with descending limb of vasa recta, वासा रेक्टा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसके द्वारा एक्सचेंज किया गया? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर? चलिए मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए, NaCl एब्जॉर्ब बाय असेंडिंग लिम्ब, एनसीईआरटी ने जो लिखा है, असेंडिंग लिम्ब किस ऑफ हेनलेज लूप, ठीक है। और एक्सचेंज विथ, किसके द्वारा एक्सचेंज किया जाएगा? अगर ये असेंडिंग के द्वारा किया गया है तो इट एक्सचेंज विथ, देखिए ये जब आपके पास आ रहा है, ध्यान से समझना, ये जो आपने ऑब्जर्व किया मेडुला में, और उसके बाद NaCl किसको दे दिया जा रहा है? डिसेंडिंग लिम्ब के द्वारा। यही पॉइंट मैं कह रहा हूं, असेंडिंग लिम्ब के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया गया है, NaCl इज ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, एक्सचेंज विद द, किसके साथ? डिसेंडिंग लिम्ब, देखिए ध्यान से लिखा होगा, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, किसके साथ एक्सचेंज हो रहा है? यानी जो आपने NaCl यहां पे एब्जॉर्ब किया है, यहाँ पे जो NaCl आप एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसको आपने किसको दे दिया? इसको दे दिया, वासा रेक्टा को दे दिया। और कौन सी वासा रेक्टा को? डिसेंडिंग लिम्ब को दे दिया। आइए दिखा देता हूँ, ये ट्रांसपोर्ट किया गया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले को, विच इज एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा, वापस कर दिया जाता है। फिर से देखिए चल के, दिस इज रिटर्न, किसके द्वारा रिटर्न किया जा रहा है? ध्यान से देखिए, ये आइए, दिस इज रिटर्न्ड, ये NaCl, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी रिटर्न किया गया किसके द्वारा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ये 3 लाइन आपको याद करनी है, मैं चल के लिख दूंगा, पूरा लिखने जा रहा हूं। ये देखिए, यहां पे मैंने बोलना है कि NaCl, ये 3 लाइनें याद कर लेंगे तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय ascending limb of loop of Henle, ठीक है, exchange with descending limb of vasa recta, and NaCl returned by, किसके द्वारा रिटर्न किया गया? रिटर्न बाय ascending limb of vasa recta, किसको? टू मेडुला। आप मेडुला कहिए या आप इंटरस्टिशियम स्पेस कहिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली द स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू इंटरस्टिशियम बाय कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। दूसरा केस क्या है? स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो कि आप कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से बाद में वापस ले लेंगे, किसके द्वारा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वापस ले लेंगे। कैसे इंटर किया था? ये देखिए क्या लिखा है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया इंटर द थिन सेगमेंट ऑफ असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। ये चल के आपको मार्क करना है। ये जो स्मॉल अमाउंट की बात आप बार बार कर रहे हैं यूरिया के, ये वाला, ये कौन से सेगमेंट से इंटर हुआ था? इस वाले सेगमेंट से इंटर हुआ था, थिन सेगमेंट से। और ये किस में? फिल्ट्रेट में वापस ले लिया गया, किसके द्वारा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा वापस ले लिया गया। किसके द्वारा? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। बेटा ये हर लाइन को समझ लेना, क्या लिखा है कि विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक टू द इंटरस्टिशियम बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। द अबव डिस्क्राइब्ड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस फैसिलिटेटेड बाय द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ हेनलेज लूप एंड वासा रेक्टा नोन एज काउंटर करंट मैकेनिज्म। ध्यान से 2-3 बातों को समझते तो आपको और क्लियर होता। ये जो एक लाइन अभी मैंने आपको पढ़ाई कि, एक सेकंड, लाइन क्या थी बच्चों कि जब कॉर्टेक्स से फिल्ट्रेट मेडुला में जा रहा है, कॉर्टेक्स से फिल्ट्रेट आपका कहां जा रहा है? मेडुला में जा रहा है, तो कंसंट्रेशन 300 से 1200 हो जा रहा है।
कितना हो जा रहा है, 300 से 1200 हो जा रहा है। दिस ग्रेडियंट इज मेनली कॉज्ड बाय, ये जो डिफरेंस है ये किसके द्वारा आया है, ये NaCl और यूरिया के द्वारा मेन चेंजेस आते हैं। पहला वर्ड मैंने आपसे कहा कि NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले। मैं दोबारा इसलिए बता रहा हूं कि आप बात को समझ जाएं। NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय असेंडिंग लिम ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा, यहां पे हो रहा है, ये एब्जॉर्ब कर लिया जा रहा है, ठीक है। देन एंड एक्सचेंज विद द डिसेंडिंग लिम ऑफ वासा रेक्टा, जब ये ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा और किसके साथ एक्सचेंज कर लिया जाएगा, वासा रेक्टा के साथ एक्सचेंज कर लिया जाएगा। भाई हमें यहां का भी कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, अंदर का भी कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, बाहर का भी कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, दोनों का कंसंट्रेशन मेंटेन करना है, इस बात का ख्याल रखिएगा। तो यस, NaCl इज रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। क्या बोला मैंने, ये देखिए, इससे रिटर्न कर लिया जाएगा और इससे एक्सचेंज कर लिया जाएगा। अगर आपसे मैं पूछूं कि NaCl जो कि रीअब्जॉर्ब किया गया था वाया रीनल ट्यूब्यूल, जब रीअब्जॉर्ब किया तो उसको एक्सचेंज किसके साथ किया, एक्सचेंज किसके साथ किया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। क्लियर। और मेडुला में कैसे वापस आया, भाई आपको समझना क्या है, भाई यहां का जो कंसंट्रेशन यहाँ पे 300 है, यहाँ पे 600 है, यहाँ पे 900 है, यहाँ पे 1200 है, बाहर का भी कंसंट्रेशन तो चाहिए ना भाई, तो कैसे आएगा वो NaCl जब मेडुला को मिलेगा तब। दूसरी बात, यूरिया थिन सेगमेंट में अब्जॉर्ब हुआ था, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वापस कर लिया जाएगा। एक चीज और, यहां पे जब हम 300 के आसपास लेके आते तो ढेर सारा जब पानी निकाल लेते हैं, तो ढेर सारा पानी निकालने के बाद, और यूरिया भी निकाल ही लिया गया, ढेर सारा जब निकाल लेते हैं तो यहां जब यूरिन निकलता है तो यहां पे 1200 ऑस्मोल कंसंट्रेशन होकर निकलता है, 1200, समझ पा रहे हैं ना। ओवरऑल एक्सचेंज किसके किसके बीच में हो रहा है, पूरी बात खत्म कर दिया जाए लास्ट में फाइनली, और कह रहे हैं कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से NaCl का एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, और NaCl रिटर्न टू द इंटरस्टिशियम बाय असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। आपको डायग्राम में भी दिखा दिया, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले थिन सेगमेंट से जो रीअब्जॉर्ब हुआ था, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से वापस कर दिया गया किसको, मेडुला को, या आप इंटरस्टिशियम कहिए या मेडुला कहिए, कोई बात नहीं है। ये एक काउंटर करंट मैकेनिज्म थी जिसमें हमने कंसंट्रेशन की बात आपके साथ डिस्कस करी। दिस मैकेनिज्म हेल्प टू मेंटेन ए कंसंट्रेशन ग्रेडियंट in the medullary interstitium. Presence of such gradient help an easy passage of water from the collecting tubule, thereby concentrating the filtrate. अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, ये लाइन आपको समझनी है, ध्यान से समझना पॉइंट को मेरे। अगर यहां पे ध्यान से समझना, मैं पूरा मिटाने जा रहा हूं, अगर यहां पे कंसंट्रेशन खूब ज्यादा है, मेडुला में 1200 के आसपास है, तो यहां से अंदर से पानी यहां आ सकता है, क्योंकि यहां पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए ये पानी ढेर सारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। बात समझ नहीं पाए भाई, जब मेडुला में ध्यान से समझना, मेडुला का कंसंट्रेशन क्या लिखा है कि काउंटर करंट इन द मेंटेनिंग इंक्रीजिंग ऑस्मोलिटी टुवर्ड द इनर मेडुलरी इंटरस्टिशियम, इस वजह से इनर मेडुला में कंसंट्रेशन कितना हो गया, यहां 1200 ऑस्मोल, और यहां कितना है, लगभग 200 ऑस्मोल, बोलो। और ये जब नीचे आएगा तो यहाँ का सॉल्यूट का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, और यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है, यहाँ वाटर ज़्यादा है, यहाँ वाटर कम है, तो पानी आ नहीं जाएगा बाहर। यस, इसीलिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से लार्ज अमाउंट वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, और जो यूरिन बाहर निकलेगा वो 4 गुना ज़्यादा कंसंट्रेट हो चुका होगा। बात अगर आपको समझ में नहीं आई तो मैं फिर से बात करूं, जब ये हमारा फिल्ट्रेट गुजरता है डिसेंडिंग लिम्ब से, आप इसमें से पानी एब्जॉर्ब करते हैं 400, ओवरऑल हमें चीज़ों को रीअब्जॉर्ब भी तो करना है, तो 400 हो गया, अंदर की बात करूं, पानी और एब्जॉर्ब किया 600 हो गया, बहुत एब्जॉर्ब कर लिया 1200 हो गया, फिर क्या किया भाई, अपनी चीज़ों को हटाना भी तो है, फिर NaCl जब इसमें से निकाल लिया, कहाँ डाल दिया, मेडुला में। कहाँ डाल दिया, मेडुला में। तो ये ओवरऑल मेडुला में नहीं डालते, डायरेक्ट ब्लड में डालते। कहाँ डालते हैं, ब्लड में। भाई आप ऐसे जो खींचा गया है, आपको याद होगा ये ब्लड वेसल्स में जाता है ना रीअब्जॉर्ब होकर के, तो ये NaCl जो यहां से निकल रहा है, ये सीधे कहां जा रहा है, इसमें जा रहा है। ये आपको एज्यूम करना था अभी, तो ये जो NaCl यहां एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सीधे कहां जा रहा है, इसमें जा रहा है,
सीधे इसमें जा रहा है एब्जॉर्ब होकर के, समझ पा रहे हैं ना? कुछ बच्चे समझ ही नहीं पाते बेचारे, तो ये पॉइंट हो रहा है। तो ये केस होता है एक्चुअल में, जो NaCl यहाँ थिक सेगमेंट पे असेंडिंग लिम्ब में एब्जॉर्ब हो रहा है, ये सीधे डिसेंडिंग लिम्ब से एक्सचेंज हो रहा है। तो ट्रांसपोर्ट किससे किया गया? NaCl जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है वो कौन कर रहा है? असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें क्या हुआ भैया? दूसरा पॉइंट इसमें हुआ एक्सचेंज किसके साथ किया जा रहा है? अब मैं इसके पीछे की कहानी बता रहा हूं, किताब के पीछे की कहानी। एक्सचेंज विद वासा रेक्टा, ठीक है। और एक बात, ये पहुंच गया अब डिसेंडिंग में, यहां से होता हुआ जब ये यहां पहुंचेगा तो फिर ये 300 ऑस्मोल निकलना है। तो जो NaCl इसने ले करके अपना कंसंट्रेशन 1200 किया है, वो NaCl ये धीरे धीरे वापस कर देगा, और NaCl धीरे धीरे वापस करके 300 ऑस्मोल फिर निकल जाएगा। लेकिन उस समय मेडुला का कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 1200 ऑस्मोल। ऊपर और कम, नहीं समझे? ऊपर और कम। आप बात को समझना, मैं बहुत बार बोल चुका हूं कि NaCl असेंडिंग लिम्ब से ट्रांसपोर्ट होता है, वासा रेक्टा से एक्सचेंज होता है डिसेंडिंग लिम्ब से, और मेडुला में वापस कैसे आता है? मेडुला में कैसे आएगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से आएगा। और मेडुला में क्या पहुंच गया? NaCl। अब मैं कह रहा हूं यहां पे ढेर सारा NaCl है, 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 यहां ढेर सारा बाहर। तो क्या यहां पानी अब्जॉर्ब नहीं हो सकता? इसमें से हो सकता है। ये NaCl और यूरिया मेडुला में बढ़ाने का जो सिस्टम था वो किसने किया? काउंटर करंट मैकेनिज्म या काउंटर करंट मल्टीप्लायर। इसकी वजह से यूरिन का जो कंसंट्रेशन था वो 4 गुना 4 टाइम्स ज्यादा बढ़ गया है, और वो 1200 ऑस्मोल आ गया। ये मेरे कहने का मतलब था। आगे क्या लिखा है इस लाइन को आप फिर से समझेंगे कि प्रेजेंस ऑफ सच इंटरस्टिशियल ग्रेडियंट, हाउ मच? 1200 ऑस्मोल, हेल्प एन इजी पैसेज ऑफ वाटर, कहां? इसमें से। और क्योंकि यहां 1200 ऑस्मोल कंसंट्रेशन है, और यह हमारा क्या है? कलेक्टिंग ट्यूब्यूल है। और अब इसमें से ढेर सारा पानी निकाल लिया जाएगा, ढेर सारा पानी निकाल लिया जाएगा। और अगर ढेर सारा पानी निकाल लेंगे तो जब यूरिन बाहर निकलेगा तो उसका कंसंट्रेशन 1200 ऑस्मोल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं? ढेर सारा पानी यहां से निकाल लिया जाएगा। यस, ये क्यों निकाल पाए? क्योंकि बाहर का कंसंट्रेशन बहुत कर दिया था। दिस इज कॉल्ड यूरिन। तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल से ढेर सारा पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा। ह्यूमन किडनी कैन प्रोड्यूस यूरिन नियरली 4 टाइम्स कंसंट्रेटेड देन द इनिशियल फिल्ट्रेट। कैसे? ये देखिए, ये इनिशियल फिल्ट्रेट कितना है? 300। हाउ मच? 300। इनिशियल फिल्ट्रेट कितना? 300। और जब यूरिन निकलता है तो कितना ऑस्मोल होगा? 1200 ऑस्मोल। तो भैया 300 से 1200 ये 4 गुना होता है, 4 टाइम्स। अगर ये वासा रेक्टा ना होता तो हमारा ये NaCl वासा रेक्टा ना ले पाता, और मेडुला में ये NaCl ना आ पाता, और ये पानी अब्जॉर्ब ना हो पाता, और यूरिन इतना कंसंट्रेट ना हो पाता। ये मैं काउंटर करंट को और क्लियर समझाने के लिए आपको इतना बता रहा हूं बार बार। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये बात समझ गए होंगे। फाइनली जब मैं काउंटर करंट पे आया था, जब मैंने कंसंट्रेशन की बात करी थी, तो आप यूरिन यानी फिल्ट्रेट के कंसंट्रेशन का पॉइंट समझ गए होंगे। NaCl और यूरिया, इन्हीं दो लोगों का खेल है। यहाँ पे NaCl और यूरिया मेडुला में आ जाता है। कहाँ जाता है? मेडुला में आ जाता है। ट्रांसपोर्ट किया गया था असेंडिंग लूप ऑफ इनले से, एक्सचेंज किया गया डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, और वापस भेजा गया किसके द्वारा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से, और फाइनली कंसंट्रेशन बढ़ गया। यही बात मुझे आपको समझानी थी। इसी पेज पे ये पॉइंट लिखा हुआ है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ इनले से ट्रांसपोर्ट होगा, एक्सचेंज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा से होगा, NaCl रिटर्न टू इंटरस्टिशियम या मेडुला बाय द असेंडिंग पोर्शन ऑफ वासा रेक्टा। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी जो असेंडिंग लिम्ब से कभी अब्जॉर्ब हुआ था वापस आ जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स के द्वारा, और काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑपरेट्स हो जाएगी। इट्स ऑल।
यस, मुझे उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अब अगला टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन को कैसे रेगुलेट करेंगे, इसके लिए भी बहुत ही शानदार फंक्शन है। तो फंक्शनिंग ऑफ किडनी इज इफिशिएंट, मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय हार्मोनल फीडबैक मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग हाइपोथैलेमस, juxtaglomerular apparatus एंड समटाइम्स हार्ट एज वेल। तो यहाँ पे हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व होगा, जेजी ऑपरेटस इन्वॉल्व होगा और हार्ट भी इन्वॉल्व होगा, थोड़ा सा लंग्स भी इन्वॉल्व होता है। अभी आगे बात करते हैं हम कि कैसे कैसे हम रेगुलेट करेंगे फंक्शन को। बात को ध्यान से समझेंगे। ऑस्मो रिसेप्टर्स इन द बॉडी आर एक्टिवेटेड बाय द चेंज इन द ब्लड वॉल्यूम। जैसे ब्लड वॉल्यूम जब बदलता है तो ऑस्मो रिसेप्टर्स बदल जाते हैं। बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम एंड आयनिक कंसंट्रेशन एज वेल। जैसे एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, क्या एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड, मार्क करेंगे इस पॉइंट को, एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी कैन एक्टिवेट दीज रिसेप्टर which stimulate the hypothalamus to release anti-diuretic hormone or vasopressin from the neurohypophysis. ADH facilitate water reabsorption from the later part of the tubule, thereby preventing the diuresis. इसका मतलब क्या हुआ, जब भी बॉडी से कभी भी एक्सेसिव लॉस ऑफ फ्लूइड होता है तो तुरंत हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है और हाइपोथैलेमस एक्टिवेट कर देता है न्यूरोहाइपोफाइसिस को। किसको? न्यूरोहाइपोफाइसिस को। न्यूरोहाइपोफाइसिस का सिक्रेट करता है एडीएच और ये एंटी डायरेटिक हार्मोन है। ये क्या करेगा? मैक्सिमम पानी को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। एडीएच फैसिलिटेट वाटर रिजॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल एंड प्रिवेंटिंग द डायरेसिस। जब बॉडी फ्लूइड्स का लॉस हो चुका होगा तो उस समय ये अपने H2O को बाहर नहीं जाने देगा। मैक्सिमम वाटर को ये चाहेगा कि हम रीअब्जॉर्ब करा लें। कौन? एडीएच। तो जब भी कभी ब्लड वॉल्यूम घटता है तुरंत हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होकर के एडीएच के सिक्रीशन को बढ़ा देगा और एडीएच के सिक्रीशन के बढ़ाने से H2O का रीअब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा और पानी का लॉस कंपनसेट हो जाएगा। एंड इंक्रीज द बॉडी फ्लूइड्स वॉल्यूम कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द एडीएच रिलीज्ड टू कंप्लीट द फीडबैक। और जब बॉडी में ब्लड वॉल्यूम या बॉडी फ्लूइड्स जो है ये बढ़ जाएगा तो फिर एडीएच का फंक्शन जो है वो रोक दिया जाएगा। कैसे? इसको दूसरे भाषा में मैं अगर आपको बताऊं कि जब भी कभी एक्सेसिव लॉस होता है यानी कि ब्लड वॉल्यूम कभी भी जब घट जाए या बॉडी फ्लूइड्स कभी भी जब घट जाए, ठीक है ना, तुरंत होगा क्या? रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे और हाइपोथैलेमस एक्टिवेट्स रिलीज क्या? एंटी डायरेटिक हार्मोन। तुरंत हाइपोथैलेमस कहेगा भैया ऐसा करो, एडीएच रिलीज करो। एडीएच रिलीज करने से क्या होगा? इसका दूसरा नाम क्या है? वैसोप्रेशन। नाम नोट कर लीजिएगा। हाइपोथैलेमस टू रिलीज एंटी डायरेटिक हार्मोन, दिस इज एडीएच या वैसोप्रेशन फ्रॉम द न्यूरोहाइपोफाइसिस। ये क्या करेगा एडीएच? कब एक्टिवेट हुआ हाइपोथैलेमस? जब ब्लड वॉल्यूम घटा। क्या करेगा एडीएच? ये एडीएच फैसिलिटेट वाटर रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम द लेटर पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। डीसीटी से कहेगा मैक्सिमम पानी अब्जॉर्ब कर लो, रीअब्जॉर्ब कर लो और पानी को लॉस को, H2O लॉस को बचाओ। H2O लॉस रोकेगा, कहेगा पानी का लॉस मत होने दो। इससे क्या होगा? जो ब्लड वॉल्यूम घट गया था उस समस्या से काफी हद तक निजात मिल जाएगी। किडनी का सिस्टम है और जब रिकवरी हो जाएगी तो फिर उसको रोक देगा। जैसे एन इंक्रीज इन द बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा, कैन स्विच ऑफ द ऑस्मोरिसेप्टर एंड सप्रेस द एटीएच रिलीज्ड टू कंप्लीट द फीडबैक। अपनी भाषा में बोल दूं, कभी भी बॉडी वॉल्यूम अगर घट जाता है तो ऑस्मोरिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएगा, हाइपोथैलेमस को मैसेज करेगा कि एडीएच रिलीज करवाइए। एडीएच रिलीज होगा, डीसीटी से मैक्सिमम पानी रीअब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, ब्लड वॉल्यूम मेंटेन हो जाएगा। कभी ब्लड वॉल्यूम जब बढ़ जाएगा, जो जरूरत थी वो पूरी हो गई, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, अब क्या होगा? एडीएच या ऑस्मोरिसेप्टर स्विच ऑफ हो जाएगा, हाइपोथैलेमस काम करना बंद कर देगा, एडीएच रिलीज रुक जाएगा और जो साइकिल चलती थी वो बंद हो जाएगी। एक चीज और यहां पे हुई है,
वो भी समझ लीजिए। क्या है? एडीएच का जो फंक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एडीएच का जो फंक्शन है, ADH can also affect the kidney function. ADH can also affect the kidney function. कैसे? ADH जो है ये कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट भी शो करता है। कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट यानी ADH कैन आल्सो इफेक्ट द किडनी फंक्शन बाय इट्स कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट ऑन द ब्लड वेसल्स। ये पॉइंट आप मार्क करें। ये क्या करेगा? ये कॉन्स्ट्रिक्ट करता है चीजों को। कैसे? इसको समझें, ध्यान से इस बात को समझिएगा। जो हमारा एडीएच है ये इस ब्लड वेसल को प्रेशराइज करेगा, और जब ये ब्लड वेसल को प्रेशराइज करेगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। मार्क करिएगा इस पॉइंट को। ब्लड प्रेशर क्या होगा बच्चों? बढ़ जाएगा। यानी एडीएच ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। यस, तो इस ब्लड प्रेशर के ऊपर क्या करेगा ये? बताइए जल्दी से। ब्लड प्रेशर को क्या करेगा बच्चों? ये बढ़ा लेगा। ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेगा। ठीक है, चलेगा? ठीक है, ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। यानी ये ब्लड वेसल्स के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट शो करता है। कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट का मतलब क्या है? इसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है। ये क्या कर सकता है? इसके ऊपर प्रेशर डाल सकता है, और जब ये इसके ऊपर प्रेशर डालेगा तो जाहिर सी बात है कि जो ब्लड प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, और इसकी वजह से जो ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो है ये भी बढ़ जाएगा, एंड देयर बाय जीएफआर भी बढ़ जाएगा। क्यों? जब हमारा ब्लड फ्लो किडनी को ज़्यादा बढ़ेगा, यानी ब्लड ज़्यादा किडनी को मिलेगा, तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। जीएफआर भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ओवरऑल फाइनली चलते चलते एक बात और कि एडीएच क्या करेगा? मैक्सिमम वाटर रिअब्जॉर्ब कर लेगा जब सिक्रीट होगा तब। एडीएच जो आपका है ये कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट शो करता है। कौन सा? कॉन्स्ट्रिक्टरी इफेक्ट शो करता है ब्लड वेसल्स के ऊपर, और इससे ब्लड प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। जब ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो ब्लड वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, और फाइनली जीएफआर भी बढ़ जाएगा। क्लियर? ये तो था फंक्शन एडीएच का। किसका फंक्शन था ये? एडीएच का फंक्शन था। आप पहले इसको मार्क करें जल्दी से। हम बेटा 2-3 बार पॉइंट को इसीलिए बोल रहे हैं कि आपसे गलत ना हो ये। तो एडीएच का एडीएच ने कहाँ काम किया? एडीएच ने लेटर पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल्स पे काम किया था, और पानी को एब्जॉर्ब करके डायरोसिस को प्रिवेंट किया था। एडीएच किडनी फंक्शन को इफेक्ट तो कर ही रहा है, ब्लड वेसल्स के ऊपर कॉन्स्ट्रिक्टिव इफेक्ट भी कर रहा है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा रहा है। ब्लड प्रेशर बढ़ने से एक जीएफआर, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो बढ़ेगा और जीएफआर भी बढ़ जाएगा। पीछे बात हुई थी, चलेगा? ठीक है। लास्ट एक पॉइंट इसमें और है जो और इंपॉर्टेंट है। वो क्या है? जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर ऑपरेटर्स प्ले ए कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी रोल। इसकी बड़ी शानदार मैकेनिज्म है। ए फॉल इन, सेम पॉइंट जो पीछे कहा था वही बात करूंगा। ए फॉल इन ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, जब भी हमारा जीएफआर घटेगा, जीएफआर ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर घटेगा, जीएफआर कैन एक्टिवेट द जेजी सेल टू रिलीज रेनिन। ये तुरंत जेजी सेल को रिलीज करेगा, कहेगा भैया ऐसा करो, रेनिन जरा रिलीज करो। रेनिन विच कन्वर्ट एंजियोटेंसिनोजेन इन ब्लड टू एंजियोटेंसिन 1 और फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आगे अभी हम डायग्राम से पूरी बातें समझाएंगे, लेकिन अभी एक बात कहना चाहता हूं कि जब भी हमारे बॉडी में ब्लड वॉल्यूम जब घटेगा या ब्लड प्रेशर घटेगा, जीएफआर तुरंत एक्टिवेट करेगा जेजी सेल को कि क्या रिलीज करिए? रेनिन। और जब रेनिन रिलीज होगा तो वो एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा। ये पॉइंट मार्क करें, अभी आगे दिखाऊंगा। अभी एंजियोटेंसिनोजेन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर देगा, फिर एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करेगा। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर जो लंग्स से निकल के आएगा। अब उसके बाद की कहानी है। एंजियोटेंसिन 2 बीइंग ए पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, ये वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करने की क्षमता रखता है, वैसे ही जैसे एडीएच काम करता था। ये ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा,
और इस वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, इस वजह से जीएफआर बढ़ जाएगा। साथ ही साथ ये एक काम और करता है, एंजियोटेंसिन सेकेंड आल्सो एक्टिवेट एड्रिनल कॉर्टेक्स टू रिलीज एल्डोस्टेरोन, और इससे क्या होगा, एल्डोस्टेरोन रीअब्जॉर्प्शन करेगा Na एंड वाटर का फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द ट्यूब्यूल। याद आ रहा है? दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। दिस लीड्स टू द इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर एंड जीएफआर। इससे क्या होगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, सेम एडीएच वाली कहानी, और फाइनली जीएफआर भी बढ़ जाएगा। इसे रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहते हैं, शॉर्ट में इसे रास मैकेनिज्म कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस पूरे पैराग्राफ को दोबारा मैं एक और डायग्राम से समझा रहा हूं कि कैसे जीएफआर की वैल्यू जब घटी तो उसने एक्टिवेट किया जेजी सेल को कि आप रेनिन सीक्रेट करिए। रेनिन ने क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट कर दिया, और एंजियोटेंसिन 1 ने कन्वर्ट होना है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। एंजियोटेंसिन सेकेंड इज बीइंग ए पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और वेसल्स यानी जब ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा, जीएफआर बढ़ जाएगा। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी कि आप क्या सीक्रेट करिए, एल्डोस्टेरोन, और क्या रीअब्जॉर्ब कराइए, Na+ और वाटर डिस्टल पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल से। एक पॉइंट तो ये। दूसरा, इसकी वजह से ब्लड प्रेशर के बढ़ने से जीएफआर की वैल्यू बढ़ जाती है, इसे रास मैकेनिज्म कहते हैं। डायग्राम में आइए अच्छे समझते हैं फिर से। ये हमारा है एंजियोटेंसिनोजन सेकेंड। एंजियोटेंसिनोजन कहां से आया, लीवर से आया। कहां से आया बच्चों, लीवर से आया हमारा। ये जल्दी बताइए कहां से आया, लीवर से आया, ठीक है। इट्स कम्स फ्रॉम लीवर, ठीक है। चलिए, लीवर से आया एंजियोटेंसिनोजन। जब जीएफआर घटा, जीएफआर क्या करा, घटा। जब जीएफआर घटा तुरंत किडनी ने, ध्यान से, डिक्रीज इन जक्स्टा या कुछ कह लीजिए, घटा जब, तो रेनिन सिक्रीट हो रहा है। रेनिन ने एंजियोटेंसिनोजन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। एंजियोटेंसिन फर्स्ट को एंजियोटेंसिन सेकेंड में कौन कन्वर्ट करता है, लंग से निकला हुआ एस। एस क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग फैक्टर या एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम लंग से निकल के आया है। एस किसमें कन्वर्ट करा है, एंजियोटेंसिन सेकेंड में। क्या क्या मैंने आपको बताया, ध्यान से सुनना। मैंने आपसे कहा जब एंजियोटेंसिन सेकेंड बन जाता है तो ये एडीएच को सिक्रीट कराएगा, और एडीएच का सिक्रीट करने से आपको मैंने भी कहा था कि पानी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ये ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। खत्म, ओवरऑल बात हो गई थी पूरी। एक बात और, ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर इफेक्ट करता है, कौन, एंजियोटेंसिन सेकेंड। वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर करेगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा घटाएगा, बढ़ाएगा। ये एड्रिनल ग्लैंड पे इफेक्ट करता है, एल्डोस्टेरोन को इफेक्ट करता है, और एल्डोस्टेरोन से कहता है कि सोडियम को एब्जॉर्ब करो और पानी को एब्जॉर्ब करो। ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी को एक्टिवेट करता है, मींस हार्ट रेट को बढ़ा देगा, और अगर हार्ट रेट को बढ़ा देगा तो ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाएगी, और अगर ब्लड सप्लाई भी बढ़ जाएगी तो ब्लड फ्लो बढ़ेगा तो जीएफआर भी बढ़ जाएगा। ये पूरा सिस्टम आपका है रास मैकेनिज्म का पार्ट, जिसे क्या कहते हैं, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम इसको कहा जाता है। बात को बस अच्छे से समझिएगा कि एंजियोटेंसिनोजन जो एंजाइम है, एंजियोटेंसिनोजन जो प्रोटीन है, सॉरी, ये कहां से आया, लीवर से आया। जब हमारा जीएफआर बढ़ता है, क्या बढ़ता है, जब जीएफआर बढ़ता है या घटता है, घटता है। जब जीएफआर घटता है तो रेनिन तुरंत जाके कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन 1 में, और एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट किया जाएगा एंजियोटेंसिन सेकेंड में वाया एस। किसके द्वारा, एस के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा, इसके द्वारा, एस के द्वारा कन्वर्ट किया जाएगा। और एंजियोटेंसिन सेकेंड का फंक्शन हमने ढेर सारा पढ़ा। हार्ट रेट बढ़ जाएगी, सिंपैथेटिक एक्टिविटी दिखा रहा है, एड्रिनल ग्लैंड पे काम करेगा, एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करेगा, NaCl और H2O का एब्जॉर्प्शन करा लेगा। ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है तो ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा तो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा, जिससे जीएफआर बढ़ जाएगा। एडीएच को अभी मैंने बताया कि ये भी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ये भी ब्लड प्रेशर बढ़ा देता है, ये भी जीएफआर बढ़ा देता है। ये सारी बातें आपने पढ़ ली। तो रास मैकेनिज्म में आपको एंजियोटेंसिन का फंक्शन याद रखना है।
एंजियोटेंसिन सेकंड का फंक्शन याद रखना है। क्या? एंजियोटेंसिन सेकंड एक पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, नंबर 1। ये जीएफ ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, नंबर 2। ये एडिनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट करता है, नंबर 3। एल्डोस्टेरोन सोडियम और वाटर को अब्जॉर्ब करा लेगा, नंबर 4। ठीक है, और नंबर 5 ब्लड प्रेशर को बढ़ा लेगा, नंबर 6 जीएफआर बढ़ जाएगा। 6 पॉइंट, जीएफआर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, सोडियम वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, एडिनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट करेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, पावरफुल वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है, ऑल खत्म। लास्ट, इन सब के उल्टा हार्ट से एक हार्मोन निकलता है, दिस इज नोन एज एएनएफ। क्या नाम है? एएनएफ। यस, एन इंक्रीज इन ब्लड फ्लो। जब भी कभी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, सबका उल्टा है ये, ब्लड फ्लो जब भी कभी ब्लड फ्लो बढ़ेगा, तो एट्रिया ऑफ हार्ट कैन कॉज द रिलीज एट्रियल नाट्रियूरेटिक फैक्टर। ये क्या है? ये क्या करेगा? ये वैसोडाइलेटर है। अगर ये वैसोडाइलेटर है तो ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? घटा देगा। ब्लड फ्लो को क्या करेगा? घटा देगा। जीएफआर को क्या करेगा? नॉर्मल कर देगा। बोलो, जीएफआर को नॉर्मल कर देगा। डिक्रीज द ब्लड प्रेशर। एएनएफ मैकेनिज्म देयरफॉर एक्ट चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये रॉस मैकेनिज्म को चेक करता है, रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है और वैसोडाइलेटर है। क्या है ये? वैसोडाइलेटर है। वैसोडाइलेटर है, पूरी बात। ओवरऑल अगर मैं फाइनली एक बात कहूं कि रास मैकेनिज्म का रिवर्स यहां चल रहा है, उसका जस्ट अपोजिट चल रहा है, जस्ट अपोजिट चल रहा है। रास में क्या होता है? रास में क्या होता है? कब एक्टिवेट होता है ये? जब जीएफआर घटता है तब एक्टिवेट होता है। एएनएफ कब काम करता है? जब जीएफआर बढ़ता है तब काम करता है ये। इसका रिजल्ट क्या है? ये करेगा क्या? ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। ये ब्लड प्रेशर को क्या करेगा? घटाएगा। ये ब्लड फ्लो को क्या करता है? बढ़ाता है। ब्लड फ्लो को क्या करता है? बढ़ाता है। ये ब्लड फ्लो को क्या करता है? घटाता है। बोलो, ये जीएफआर को क्या करेगा? फाइनली ये जीएफआर को बढ़ाएगा, ये जीएफआर को क्या करेगा? घटाएगा। क्लियर? ये पूरा हमारा फंक्शन होता है, याद रखिएगा इस पॉइंट को। मार्क कर लिया पूरा पॉइंट? तो ये एएनएफ और ये दोनों मिलके ऐसे ही काम करते हैं। एक सवाल और, एडीएच क्या करता है? ब्लड वॉल्यूम बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, यूरिन वॉल्यूम बढ़ाता है, मिक्सचुरेशन की रेट, यूरिन वॉल्यूम घटाता है। एडीएच की अगर बात करी जाए तो एडीएच ब्लड वॉल्यूम को क्या करता है? बताइए जरा। एडीएच नोट करना है, एडिशनल पॉइंट सारे खत्म हो गए। एडीएच ब्लड वॉल्यूम को क्या करता है? बढ़ाता है। यूरिन को क्या करता है? यूरिन को क्या करेगा जी? बताइए। यूरिन के वॉल्यूम को क्या करेगा? घटाएगा। ब्लड की ऑस्मोलिटी को क्या करेगा? ब्लड की ऑस्मोलिटी को बढ़ाएगा, घटाएगा? मेंटेन करेगा। और लास्ट में फाइनली मिक्सचुरेशन की रफ्तार घटाएगा, बढ़ाएगा? बताइए जल्दी से। अगर यूरिन का वॉल्यूम घटा रहा है तो मिक्सचुरेशन भी घटाएगा और ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा। ये तो बात हो गई। एक सवाल और, इसमें भी देखिएगा, ये जो एंजियोटेंसिन सेकंड है, ये क्या है? एंजियोटेंसिन सेकंड ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। मैं 2-3 बार एक ही बात बता चुका हूं, वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है। इससे ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर के बढ़ने से क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाएगा, जीएफआर भी बढ़ जाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये पूरा ओवरऑल रास मैकेनिज्म हो गई। रास मैकेनिज्म में एडीएच भी असिस्ट करता है और एल्डोस्टेरोन भी असिस्ट करता है। और एएनएफ जो आपका है, एएनएफ क्या करता है? एएनएफ जो आपका है ये रेनिन के सिक्रीशन को क्या करता है? एएनएफ इनहिबिट करता है।
रेनिन के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है, और ये रेनिन के सिक्रीशन को जब इनहिबिट करता है तो रास मैकेनिज्म को चेक करता है और रास मैकेनिज्म रुक जाती है। क्लियर? तो ये पूरी बात आपकी हो गई, और जिसमें मैंने आपको समझाया कि एक्चुअली ये कैसे ऑपरेट करता है, कैसे चीज़ें बनती हैं, सारी बातें आपको समझ में यहाँ से आ जानी चाहिए। तो ये तो था हमारा रास मैकेनिज्म का पार्ट, जिसमें हमने किडनी फंक्शन को रेगुलेट किया। फाइनली एक बात मैं बताऊं, जब भी कभी जीएफआर घटता है तो रास मैकेनिज्म ऑपरेट होती है लास्ट लाइन चलते चलते, और जब भी कभी जीएफआर बढ़ता है तो एएनएफ स्टार्ट सिक्रीशन शुरू होता है, और एएनएफ का फंक्शन जो है ये पूरे सिस्टम को मेंटेन कर देता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो इस वीडियोस में इतना ही, बाकी अगले वीडियोस में देखेंगे। थैंक यू।